शुरू से भी पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला अना सालिसुश शरीकैन मा लम यख़ुन अहदुहुमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक मुसलमान होने के नाते हम सबका ये नज़रिया और अक़ीदा है कि हमारे हाथ में जो माल है, चाहे वो माल हमें किसी भी ज़रिए से हासिल हुआ हो, इस माल का असल मालिक अल्लाह ताला है और ये माल हमारे हाथों में अल्लाह ताला की अमानत है। तो हमारे इसी अक़ीदे और नज़रिए ने ही माल के ताल्लुक़ से हमारी ज़िम्मेदारी भी तय कर दी कि जब हमारा यही अक़ीदा है तो अब इस माल को कमाने के सिलसिले में और ख़र्च करने के सिलसिले में हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के कानून यानी कि शरीयत के हम पाबंद हैं। तो अब इस माल कमाने के सिलसिले में और इसी तरह कारोबार और तिजारत के ताल्लुक़ से जो इस्लाम की उमूमी और कॉमन जो हिदायतें थी वो तो इन दो मुफ्ती साहब के बयानों में बड़ी जामियत के साथ आ चुकी आपके सामने। मैं आपके सामने तिजारत का एक ख़ास शोबा शिरकत और पार्टनरशिप के कुछ ज़रूरी और बुनियादी मसाइल इंशाअल्लाह कम से कम वक्त में बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला सही सही कहने की और इन बातों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। मुज़ारबत को ही बयान किया जाए पहले, क्या ख्याल है? ये शिरकत अक़द बयान कर, शिरकत अमलाक बयान नहीं करता, शिरकत अक़द और शिरकत मुज़ारबत कर देना। जी, ये पार्टनरशिप शिरकत ये हर इंसान की कारोबार में एक बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए तो पहले ज़माने से ही कारोबार में इस तरह शिरकत और पार्टनरशिप करने का सिलसिला जारी है और इस्लाम ये दीन फ़ितरत है। ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम इंसानों की इतनी बड़ी ज़रूरत की इजाज़त न दे। इसलिए इस्लाम ने न सिर्फ एक पार्टनरशिप को जायज़ करार दिया है बल्कि उसको मूजिब खैर व बरकत करार दिया है कि पार्टनरशिप में कारोबार करने में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाते हैं। तो इसकी ये पार्टनरशिप में कारोबार करना ये जायज़ है बल्कि अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन पार्टनरशिप के ताल्लुक़ से इस्लाम ने चंद कवानीन और हिदायत हमें दी है और इन हिदायत और इन कवानीन का लिहाज करना बज़हद ज़रूरी है, वरना इन कवानीन का लिहाज न करने के नतीजे में बहुत सी मरतबा हम सूद और ब्याज में भी पड़ सकते हैं इन कवानीन का लिहाज न करने की वजह से। इसलिए हमें शिरकत के ताल्लुक़ से इस्लाम की जो तालीमात और हिदायत है इनका पास और लिहाज करना अज़हद ज़रूरी है। तो अब ऐसे पार्टनरशिप की बहुत सारी शक्लें हैं और इस शक्लों के एतबार से उनके जो अहकाम और शरीयत के जो कवानीन है वो भी है। लेकिन आज की इस मजलिस में हम पार्टनरशिप के दो तरीक़ों के मुताल्लिक़ बात करेंगे। पार्टनरशिप का एक तरीका है जिसको शरीयत की परिभाषा और इस्तिलाह में शिरकत अक़द कहा जाता है, यानी पार्टनरशिप ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दो या दो से ज़्यादा आदमी अपनी आपसी रज़ामंदी से अपना सरमाया मूड़ी और कैपिटल लगाकर कोई कारोबार करना तय करे, कोई चीज़ बेचना तय करे। मसलन दो आदमियों ने ये तय किया कि हम इतना इतना सरमाया इकट्ठा करके हम पुरानी गाड़ियों की बेचने का हम कारोबार शुरू करें, तो उसको शरीयत की परिभाषा में उसको शिरकत अक़द कहते हैं, पार्टनरशिप ऑन कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं। इसके मुताल्लिक़ हम ज़रूरी मसाइल को समझ लें
तो सबसे पहले इस कारोबार के ताल्लुक से इस्लाम का पहला कानून और पहली हिदायत ये है कि हम पार्टनरशिप में जो भी कारोबार करना तय करें वो कारोबार हलाल और जायज़ होना चाहिए, कोई हराम चीज़ का कारोबार नहीं होना चाहिए, वरना हराम चीज़ का कारोबार चाहे शरीयत के तमाम कवानीन का लिहाज करते हुए करोगे तो भी ये कारोबार हलाल नहीं होगा, इसलिए कि जिस चीज़ का कारोबार किया जा रहा है वही हराम है। तो जो कारोबार करना हम तय करें वो कारोबार हलाल चीज़ का होना चाहिए, कोई हराम चीज़ का कारोबार नहीं होना चाहिए। ये तो कानून और हिदायत थी बिजनेस के ताल्लुक से कि हम जो कारोबार करें वो कारोबार क्या होना चाहिए। दूसरा कि जो पार्टनर हैं इन पार्टनरों के ताल्लुक से इस्लाम का क्या कानून है, तो इस्लाम का कानून ये है कि दो आदमी या दो से ज़्यादा आदमी जो आपस में शिरकत और पार्टनरशिप का मामला कर रहे हैं तो वो दोनों जो है वो आकिल और बालिग होने चाहिए। छोटा बच्चा या पागल अपना माल जो है वो किसी आदमी के साथ मिलकर पार्टनरशिप का मामला नहीं कर सकता। हाँ, छोटे बच्चे की तरफ से या पागल की तरफ से उसका जो सरपरस्त हो, उसका जो वली हो, वो इस्लामी कवानीन का लिहाज करते हुए उसका सरमाया जो है वो किसी के साथ पार्टनरशिप में लगा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप का ये मामला जो है वो छोटा बच्चा या पागल ये बजाते खुद नहीं कर सकता, तो उनका ये होना ज़रूरी है। अच्छा, तीसरी चीज़ सरमाया, हमने जो कैपिटल लगाया है, सरमाया लगाया है, तो इस सरमाए के ताल्लुक से हमें किन किन इस्लामी कवानीन का लिहाज करना है। तो पहली चीज़ कि इस कारोबार में जितना भी सरमाया लगाया है इन सब पार्टनरों ने मिलकर, तो वो कुल सरमाया कितना है, कुल मूड़ी और कैपिटल कितनी है वो मालूम होना ज़रूरी है। कि कुल सरमाया और कुल कैपिटल और मूड़ी कितनी है ये मालूम होना ज़रूरी है। अगर कुल कैपिटल और कुल सरमाया कितना है वो मालूम ना हो तो ये पार्टनरशिप का मामला शरीयत के तौर पर सही नहीं है। जैसे कि ऐसा कब होता है, मसलन एक आदमी का अपना पर्सनल कारोबार चल रहा था, अब एक आदमी ने ये कहा कि तू अपने इस कारोबार में मेरे भी 1 लाख रुपये तू इन्वेस्ट कर दे और मुझे भी तू पार्टनर बना ले। तो उसने सीधे 1 लाख रुपये लेकर अपने कारोबार में लगा लिया। अब उसको ये पता नहीं है कि मेरा अपना जो कारोबार था उसका कुल सरमाया और उसका कुल कैपिटल कितना था, और अब मैं उसको शरीक कर रहा हूँ तो अब उसका कितना फ़ीसद बनेगा, उसके कितने % हिस्सा बनेगा वो मालूम नहीं होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो कुल सरमाया है, कुल कैपिटल है हमारे इस बिज़नेस का, वो कुल सरमाया और कुल कैपिटल मालूम होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि दोनों पार्टनरों ने जो सरमाया, दो या जितने भी पार्टनर हैं, इन पार्टनरों ने जो सरमाया लगाया है हर एक के सरमाए और मूड़ी और कैपिटल की मिकदार मालूम होनी चाहिए कि इस पार्टनर ने कितना सरमाया लगाया है, इस पार्टनर ने कितना लगाया है और इस पार्टनर ने कितना लगाया है। वो कुल सरमाया जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। तीसरी बात कि ये जो सरमाया है, ये जो कैपिटल मूड़ी है, उसका कैश रुपये और पैसों की शक्ल में होना ज़रूरी है या सामान की शक्ल में भी हो सकता है। तो उसके मुतालिक ये इस्लामी कानून समझ लो कि असल तो यही है कि जो मूड़ी और कैपिटल जो सरमाया है वो नकद की शक्ल में हो, कैश की शक्ल में, रुपये और पैसों की शक्ल में हो, कोई सामान की शक्ल में न हो। लेकिन अगर किसी के पास रुपये पैसे नहीं है बल्कि सामान है और वो इसी सामान ही को पार्टनरशिप का सरमाया और मूड़ी बनाना चाहता है, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो अपना जो सामान है उस सामान की मार्केट वैल्यू निकाल दे कि इस सामान की मार्केट वैल्यू क्या है, और इसी मार्केट वैल्यू के तनासुब और रेशो से उसका सरमाया तय कर लिया जाए कि भाई इस पूरे सामान की मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपये है, तो इस आदमी का गोया इस पार्टनरशिप के कारोबार में मूड़ी और सरमाया 2 लाख हुआ। तो इस तरह उसकी मार्केट वैल्यू निकाल कर उस सरमाए का तनासुब, उसका रेशियो जो है वो तय कर लिया जाए। या दूसरी शक्ल ये भी है कि वो सामान जो है उसको बाज़ार में बेच दिया जाए और जो पैसे हासिल हो फिर इसी पैसे को पार्टनरशिप का सरमाया और उसका कैपिटल बनाया जाए। तो ये सरमाए के ताल्लुक से एक शर्त ये थी, एक कानून ये था। सरमाए के ताल्लुक से एक कानून कि जो पार्टनरशिप का जब मामला करे तो वो जो पार्टनरशिप का जो सरमाया है हर पार्टनर की तरफ से उस सरमाए को मुहैया कर देना, हाजिर कर देना ये ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में ये समझ लो कि सरमाए को हाजिर कर देना, मुहैया कर देना ज़रूरी नहीं है,
बल्कि हर पार्टनर जितना उसका सरमाया उस पार्टनरशिप के कारोबार में लगाना है, इतने सरमाए की मिकदार अगर वो अपने ज़िम्मे ले लेता है कि भाई इतना सरमाया मेरा देना तय हुआ है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इतना सरमाया लाकर हाजिर कर दूंगा, इतना सरमाया अगर उसने ज़िम्मे में ले लिया है तो भी काफ़ी है। उसको हाजिर करना, मुहैया करना ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि बहुत सी मरतबा लोग मसला पूछते कि भाई फुला आदमी के साथ मेरा पार्टनरशिप का मामला तय हुआ था, 1 लाख रुपये मेरे और 1 लाख रुपये उसने, और ऐसा भी तय हुआ था कि अभी तुम्हारे जो 1 लाख रुपये उससे तुम ये सामान खरीद लो, जब दूसरी मरतबा सामान खरीदने की नौबत आएगी तब मैं अपने 1 लाख रुपये तुम्हें दे दूंगा और उस वक्त फिर उसको भी लगा देना। अब इसने अपने 1 लाख रुपये लगाकर वो कोई सामान खरीदा, अब उसमें अच्छा नफ़ा मिला, अब इसकी नीयत बदल गई, अब वो ये चाहता है कि ये पूरा नफ़ा मैं ही ले लूँ। तो मुफ्ती साहब को आकर ये पूछता है कि ये सारा माल मैंने अपने ही सरमाए से ख़रीदा है, मेरे पार्टनर ने अभी पैसे दिए नहीं थे, मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, तो अब आया इस नफ़े में से मुझे अपने पार्टनर को कुछ देना पड़ेगा, ये पूछते। तो फिर उनको ये पूछना पड़ता है कि भाई आपका जब मामला तय हुआ तब उस पार्टनर ने इतना इसका 1 लाख, उसके हिस्से का 1 लाख रुपया देना उसने तय किया था? तो कहा तय किया था, आपने मंजूर किया था, तब तो फिर आपका ये कारोबार, चाहे उसमें आपके ही पैसे लगे लेकिन वो पार्टनरशिप का ही समझा जाएगा, इसलिए तुमने नफ़ा का जो रेशियो और फ़ीसद तय किया था उसी फ़ीसद से नफ़ा तकसीम किया जाएगा। तो ये भी है कि सरमाए को हाजिर करना ज़रूरी नहीं है, सरमाए की इतनी मिकदार ज़िम्मे में अगर आदमी ने ले लिए तो भी पार्टनरशिप के लिए काफ़ी है। ये तो सरमाए के ताल्लुक़ से ये बात हो गई। अब आगे नफ़ा और नुकसान के एतबार से शरीयत के क्या कवानीन हैं। तो पहली बात तो ये है कि नफ़े में हर पार्टनर का हिस्सा मुतय्यन होना चाहिए कि भाई हर पार्टनर को नफ़े में से कितना मिलेगा, ये तय होना ज़रूरी। ऐसा नहीं कि भाई चलो अभी तो कारोबार करो, जब नफ़ा होगा तब हम आपस में मिलकर रजामंदी से तकसीम कर लेंगे, उस वक्त देख लेंगे किस हिसाब से तकसीम करना है। तो ये मामला सही नहीं है। पार्टनरशिप करते वक्त ही ये बात ज़रूरी है कि ये तय कर लिया जाए कि हर पार्टनर का नफ़ा कितना होगा, ये नफ़े को तय करना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि नफ़ा जो तय किया जाएगा वो परसेंटेज और फ़ीसद और टकावारी के एतबार से तय किया जाएगा, मुतय्यन रकम की शक्ल में तय नहीं किया जाएगा कि भाई हमें जो भी नफ़ा होगा तो उसमें से इतने फ़ीसद और टका उसको मिलेंगे और इतने परसेंट उसको मिलेंगे। इस तरह फ़ीसद के एतबार से तय करना ज़रूरी है। मुतय्यन रकम की शक्ल में हम नफ़ा तय नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि भाई जितना भी नफ़ा होगा उसमें से 5,000 तेरा और बकिया मेरा, इस तरह तय नहीं कर सकते। इसलिए कि हो सकता है कि कुल नफ़ा 5,000 ही हो तो फिर एक को ही नफ़ा मिला, दूसरे का तो नफ़ा ही न रहा। इसलिए नफ़ा जो तय किया जाए वो परसेंटेज और फ़ीसद के एतबार से तय किया जाए, मुतय्यन रकम की शक्ल में जो है वो नफ़ा तय न किया जाए। तीसरी बात कि नफ़ा जो है वो कितना कितना रखा जाए। तो देखो ये शरीयत में ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने जितना सरमाया और कैपिटल लगाया है उसी के तनासुब से और उसी के रेशियो से उसका नफ़ा रखा जाए। मसलन एक आदमी ने अगर 50% उसने सरमाया लगाया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए नफ़ा भी 50% ही रखा जाए, बल्कि 50% से ज़्यादा या 50% से कम भी रख सकते हैं। मसलन एक आदमी का सरमाया 50% था लेकिन उसके लिए नफ़े का जो रेशियो है, तनासुब है, वो 45%, 40% भी रख सकते हैं या 50% से ज़्यादा भी रख सकते हैं। सरमाया 50% था लेकिन नफ़े में उसका जो रेशियो टकावारी जो है वो 50% से ज़्यादा भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि उसके लगाए हुए सरमाए के रेशियो से ज़्यादा नफ़ा तय करना उसी पार्टनर के लिए सही है जो पार्टनर इस कारोबार में मेहनत भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो साइलेंस पार्टनर है, सिर्फ उसने सरमाया दिया है, वो कारोबार में कोई मेहनत नहीं कर रहा है, अपना वक्त नहीं दे रहा है, तो उसके लिए तो जो नफ़े का फ़ीसद तय किया जाएगा वो या तो उसके सरमाए के मुताबिक होना चाहिए या उसके सरमाए से कम रख सकते हैं। उसके लिए नफ़ा उसके लगाए हुए सरमाए के रेशियो से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर वो काम नहीं कर 50% सरमाया तो उसके लिए नफ़ा 50% रख सकते या 45 या 40% या जो भी कम रखना चाहे रख सकते,
लेकिन 50% से ज़्यादा उसके लिए नफ़ा नहीं रख सकते। लेकिन जो पार्टनर उसमें अमलन हिस्सा ले रहा है, वो खुद मेहनत कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तब तो फिर उसके लिए जो नफ़े का जो रेशियो है वो 50% से ज़्यादा भी रखा जा सकता है। तो ये नफ़ा के एतबार से ही होगा। फिर नफ़े में से जो फीसद तय किए जाएंगे वो कुल नफ़े में से तय किए जाए। कुल नफ़े में से कि भाई जितना भी नफ़ा होगा उसमें से तुझे 50% या 45% या 40% मिलेंगे। सरमाए और उसकी जो कैपिटल और जो मूड़ी है उसके रेशियो से जो है नफ़ा तय न किया जाए। यूँ न कहा जाए कि भाई तेरा सरमाया 2 लाख था तो 2 लाख का जो 20% है वो मैं तुझे दूंगा, तो ये तो मुतय्यन करने ही के मानिंद हो गया। तो कुल नफ़े में से फीसद और टकावारी तय की जाए। सरमाया जो उसने लगाया है, कैपिटल और मूड़ी जो उसने लगाई है, उसके तनासुब और रेशियो से उसका नफ़ा जो है वो तय न किया जाए, कुल नफ़े में से उसका फीसद तय किया जाए। तो ये ज़रूरी है। रहा नुकसान, तो नुकसान अगर हो इस कारोबार में तो नुकसान के मुतालिक तो शरीयत का एक ही फार्मूला तय है कि जिसका जितना सरमाया होगा नुकसान भी उसी के बकदर होगा। कि जिसका सरमाया 50% था तो नुकसान भी उसको 50% बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे वो नफ़ा 60% ले रहा था, लेकिन नुकसान तो उसने जितना सरमाया और मूड़ी लगाई है उसी के बकदर उस पर नुकसान आएगा। तो नुकसान के मुतालिक तो एक ही फार्मूला आते हैं कि हर पार्टनर पर नुकसान उसी सरमाए के तनासुब और रेशियो से आएगा। जिसका सरमाया 20% होगा उस पर नुकसान 20%, जिसका सरमाया 40% था तो उस पर नुकसान ये 40% का, जिसका सरमाया 30% था तो उस पर नुकसान भी 30% आएगा, जिसका सरमाया 10% था तो उस पर नुकसान भी 10% आएगा। तो हर पार्टनर पर जो नुकसान होगा वो उसके सरमाए के बकदर होगा। तो ये तो शिरकत के अक़द की बात हो गई, जिसको पार्टनरशिप ऑन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मान लो कि कोई इंसान इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे खाली पैसा दिया जा रहा है, मेरा पैसा कुछ भी लगा है, मैंने एक पैसा भी इस बिजनेस में नहीं लगाया। अभी आगे आ रहा है। एक खाली मैं बोल दूँ तो इसके अंदर मेरा एक भी पैसा लगा नहीं, मेरी मेहनत लगी हुई है, और जो बाकी इन्वेस्टर कर रहे हैं उसमें नुकसान आता है तो उसका क्या होता है? नहीं, वो आगे आ रहा है। दूसरा अभी एक दूसरा तरीका है। ये तो पार्टनरशिप का वो तरीका था जिसको पार्टनरशिप ऑन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें हर पार्टनर ने अपना सरमाया लगाया था और उससे एक कारोबार करना तय किया था, और फिर उसमें जो नफ़ा हुआ वो उनके तय करदा तनासुब से तकसीम होता था। लेकिन पार्टनरशिप का एक दूसरा तरीका है कि जिसमें एक पार्टनर की तरफ से सरमाया होता है, मूड़ी और कैपिटल होती है, जबकि दूसरे पार्टनर की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत होती है, उसका अपना कोई सरमाया नहीं होता है। उसको कहते हैं स्लीपिंग वर्किंग पार्टनरशिप, कि एक की तरफ से सरमाया हो, मूड़ी और कैपिटल हो, और दूसरे की तरफ से सिर्फ़ और मेहनत हो, उसका कोई सरमाया न हो। तो ये भी शरीयत में जायज़ है, लेकिन उसके लिए भी शरीयत ने चंद पाबंदियाँ आयद की है और कवानीन उसके लिए भी मुकर्रर किए। तो उन पाबंदियों का भी हमें लिहाज करना ज़रूरी है। उसमें पहली बात तो ये है कि इसमें जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो अपना सरमाया दे लगा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो सरमाया है वो उस वर्किंग पार्टनर को सौंप दे। ये सौंपना ज़रूरी है। अभी यूँ कहा कि चल अभी तो तू अपने पैसों से कारोबार कर, मैं बाद में जो मुझे इन्वेस्ट करने वो मैं तुझे बाद में दे दूंगा, अभी तो अपने पैसों से कारोबार कर, तो ये सही नहीं है। बल्कि जो स्लीपिंग पार्टनर है उसके लिए ज़रूरी है कि जो सरमाया वो लगाना चाहता है वो सरमाया और वो मूड़ी उस वर्किंग पार्टनर के हवाले कर दे। एक बात ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि सरमाया ये कितना लगा रहा है, वो सरमाए की वो मिक़दार भी तय होनी चाहिए कि भाई मैं स्लीपिंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर को जितना सरमाया दे रहा है उसकी मिक़दार मालूम होनी चाहिए कि भाई इतना सरमाया मैंने तुझे दिया है, तो वो सरमाए की मिक़दार जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि अब इसमें जो वर्किंग पार्टनर है वो जो कारोबार करेगा, तो अब इसको कारोबार करने का उसको इख्तियार होगा। उसमें अब स्लीपिंग पार्टनर जो है वो उसमें किसी तरह की भी दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। हाँ, पार्टनरशिप का मामला करते वक्त उसके लिए तय कर सकता है कि भाई आप इसी चीज़ का कारोबार करेंगे, इस चीज़ का कारोबार नहीं करेंगे।
तो ये शुरू में तय कर सकता है, और जब इन शर्तों के मुताबिक उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया तो अब ये शिपिंग पार्टनर उसमें किसी तरह की भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। वो तसर्रुफ़ करने में, वो कारोबार और बिज़नेस करने में वो आज़ाद होगा, वही कारोबार करेगा। हाँ, लेकिन इतना है कि ये वर्किंग पार्टनर जो कारोबार करे तो उसमें वो उस तरह के कारोबार में आम तौर पर व्यापारी लोग जो जिस तरह काम करते हैं ये ज़रूरी होगा कि वो भी इसी तरह काम करें। कोई आम व्यापारी जिस तरह का काम नहीं करते, इस तरह का काम ये वर्किंग पार्टनर नहीं कर सकता। तो ये भी है शर्त। अच्छा, अब इसमें जो नफ़ा तय किया जाएगा तो ये नफ़ा किसी भी तरह तय कर सकते हैं कि भाई एक आदमी का जो सरमाया है उसके लिए 50% और वर्किंग के लिए भी 50%, या सरमाया जिसने लगाया उसके लिए 60% और वर्किंग पार्टनर के लिए 40%, या उसका उल्टा भी कर सकते कि जिसका सरमाया है उसके लिए उसका नफ़े में उसका हिस्सा 40% हो और जो वर्किंग पार्टनर है उसका जो है नफ़ा ये 60% हो। जो भी आपस में तय करना चाहे कर सकते हैं नफ़े में। कोई मिक़दार ज़रूरी नहीं है कि भाई सरमाएदार का नफ़ा ज़्यादा होना चाहिए और वर्किंग पार्टनर का नफ़ा कम होना, नहीं। वर्किंग का ज़्यादा भी रख सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर के मुकाबले में, या स्लीपिंग पार्टनर का वर्किंग पार्टनर के मुकाबले में ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन इतना है कि नफ़ा जो तय किया जाएगा वो परसेंटेज और टकावारी के एतबार से तय किया जाएगा, मुतय्यन रकम की शक्ल में तय नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब इस तरह जब कारोबार शुरू कर दिया उन्होंने, अब इस कारोबार के दौरान कारोबार के लाइन के जो खर्चे हैं, कारोबार के लाइन के जो खर्चे हैं, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो सबसे पहले नफ़े में से ही अदा किए जाएंगे। ये सारे खर्चे जो है वो नफ़े में से ही अदा किए जाएंगे। फिर इसके बाद जब नफ़ा हासिल हुआ, अब उसको अगर तकसीम करेंगे तो सबसे पहले जो सरमाया और मूड़ी है उसको तो अलग करेंगे, और जो नफ़ा हुआ है सारे खर्चों को बाद का वज़ा करने के बाद जो नफ़ा हुआ है इस नफ़े को ये वर्किंग और शिपिंग पार्टनर के दरमियान में उनके जो तयशुदा हिस्सों के मुताबिक तकसीम कर दिया जाएगा। जिसके जितने फ़ीसद तय हुए थे इतना नफ़ा उसको दिया जाएगा। ये तो नफ़े की सूरत में हुआ। लेकिन अगर इस तरह के कारोबार में अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई जो है वो सबसे पहले नफ़े से की जाएगी। चाहे वो नफ़ा पहले कमा लिया था और दोनों पार्टनरों ने आपस में तकसीम भी कर दिया था, लेकिन अभी उनकी ये पार्टनरशिप का मामला चालू था, अभी ख़त्म नहीं हुआ था। चाहे नफ़ा उन्होंने तकसीम कर लिया था और अब नुकसान हुआ है तो पहले जो नफ़ा तकसीम किया था उस नफ़े से पहले नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगर ये नफ़ा जो है वो नुकसान की भरपाई के लिए अगर काफ़ी है तब तो इसी नफ़े से नुकसान की भरपाई की जाएगी और जो सरमाया है वो शिपिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर नफ़ा जो है वो नुकसान की अगर भरपाई के लिए काफ़ी नहीं हुआ तो अब नुकसान की जो भरपाई है वो अब इसी कैपिटल और मूड़ी और सरमाए से उसकी की जाएगी, और उसका अब जिम्मेदार जो है वो सिर्फ अब शिपिंग पार्टनर ही होगा। आगे का नफ़े से ज़ायद जो नुकसान हुआ है ये नुकसान अब सिर्फ इसी कैपिटल और मूड़ी से ही किया जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो वर्किंग पार्टनर पर अब नहीं आएगी। तो ये नुकसान के एतबार से किस तरह उनके दरमियान में तकसीम की जाएगी उसके मुतालिक शरई कानून आपके सामने आ गए। उसके अलावा और भी बहुत सारे अहकाम थे, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पर उनको छोड़ दिया है। जो अहम बातें थी वो आपके सामने पेश कर दी। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह।